लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोएम किया था, राइट? फुल हिंदी नहीं, हिंदी 50, राइट ना? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सोंधी सुगंध किया था, है ना? हाँ शिवानी, वो पोएम डन हो गया था पूरा। पोएम पूरा हो गया है ना? आज से लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज एक अच्छी और एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं लेसन की। हाँ, हिंदी 50 है कैवल्य, हिंदी 50 है। ओके, शुरुआत करते हैं। आज मुस्कुराइए आपका पहला पाठ है, ठीक है? और पाठ का नाम है खोया हुआ आदमी। और इसके लेखक जो हैं वो भी बड़े शानदार लेखक हैं, क्योंकि इनकी लेखनी जो है सुशांत सुप्रिय बहुत ग्रेट राइटर माने जाते हैं। इसके पहले के पोर्शन में इन्होंने एक पाठ लिखा था, उसका नाम था हिला हुआ आदमी। ये है खोया हुआ आदमी। खोया हुआ, यहाँ पर खोए हुए का कई मतलब निकलता है। खोया हुआ मतलब भटका हुआ आदमी, खोया हुआ अपने आप में खोया हुआ आदमी। यहाँ पे इसका जो अर्थ है इस पाठ का, खोया हुआ आदमी, वो अपने आप में खोया हुआ आदमी, जिसको लोगों की बुराई से, लोगों की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी अच्छाइयों में खोया हुआ है। और ये पाठ जो है हमें कोई एक दो नहीं, बहुत सारे अच्छे संदेश देता है, अच्छे मैसेज देता है, ठीक है? स्क्रीन नहीं चला गया, स्क्रीन दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप लेफ्ट हो और फिर से ज्वाइन हो, बिकॉज नेटवर्क के इशू की वजह से ऐसा होता है, ठीक है? डोंट वरी, बाकी सबको दिख रहा है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। लेखक सुशांत सुप्रिय ने इस खोए हुए आदमी के जीवन की कहानी से हमें क्या सीख दी है, हमें क्या बताया है, आइए देखते हैं। हटा दिया किसी ने स्क्रीन। सर, ध्रुव सर, स्टूडेंट्स को मैं लास्ट टाइम भी बोला था, अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इनको बोलिए हाथ नहीं उठाने को, वो भी बिना मतलब के। Students, if you put your hands up, I'll straight away put you out. Okay, I think that's very clear because we cannot keep the lecture getting disturbed every now and then, right? मेरा चैट बॉक्स ओपन रहता है, कुछ भी किसी को बोलना है, पूछना है तो चैट में आप बोलो, हाथ मत उठाओ बिना मतलब, बिकॉज मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या आप हाथ उठा के पूछोगे मेरे से? कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछो, बिकॉज ये लोग जानते हैं कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगा स्क्रीन हट जाएगा, फिर बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है, तो ये लोग इरिटेट करते हैं सर। जैसे कि सर अभी देखिए एक लड़का है गणेश पताड़े करके घाटकोपर से, मैं उसको निकाल रहा हूँ सर। हाँ, कोई भी हाथ निकाल लिया उठाना सर मैं तो उसके बाहर बाद। निकाल दूंगा। हाथ उठाया तो बाहर निकाल दीजिए सर सीधा, 2 बार भी संकोच मत कीजिएगा। चलिए सर शुरू कर दीजिए। थैंक यू सर। हाँ, तो खोए हुए आदमी के बारे में लेखक ने क्या बताया, आइए देखते हैं पाठ में। स्टोरी है, प्लीज मीनिंग सब लोग लिखते चलना, ठीक है? बहुत सारी मीनिंग है इसमें। लेखक सुशांत सुप्रिय उस खोए हुए आदमी के जीवन के बारे में बताते हुए हमें एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, और कहते हैं कई वर्षों की बात है, कई साल पहले की बात है, बहुत पुरानी एक घटना है।
एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। 3 बातें बताई यहाँ पे, कहते हैं बहुत पहले की एक घटना है। एक बहुत पुराना सा गांव था और उस गांव में एक आदमी भटकते हुए, मतलब वो अपना रास्ता भटक गया था। भटकते हुए दूर दराज के, मतलब वो बहुत आउट में था, आउट एरिया में था गांव, जहां पर शहर से जुड़ पाना थोड़ा मुश्किल था, बहुत दूर था। तो दूर दराज के उस गांव में आप पहुंचा था वह आदमी। कैसे? भटकते हुए। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। चीथड़ों में वो आदमी जो था वो चिथड़े में था। चिथड़े का अर्थ होता है, मीनिंग लिखते जाइए। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़ों में था। फटे पुराने कपड़ों में वह लिपटा हुआ था, मतलब उसने बहुत फटे और गंदे कपड़े पहन रखे थे। और आपको पता होगा, ऐसी हालत में अगर कुत्ते देखते हैं तो तुरंत स्वागत करते हैं। और कुत्तों ने गांव में उसका स्वागत किया, भौंकने लगे, उसको काटने के लिए आगे बढ़ने लगे। इस तरह से कुत्तों ने उसका स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? क्योंकि उसे कोई पागल समझ रहे थे। वे मतलब कुत्ते उस पर, मतलब उस व्यक्ति पर बेतहाशा बड़ी तेजी से भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। गांव के बच्चे वहीं आसपास खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। स्वागत किया कुत्तों ने और बाकी का काम बच्चों ने किया, क्योंकि बच्चों को एक मनोरंजन का सहारा चाहिए। कुत्तों ने जब भौंक भौंक कर उनका स्वागत किया उस आदमी का, उसके बाद का काम बच्चों ने शुरू कर दिया। वो छेड़ने लगे। दोपहर से उसे छेड़ते, छेड़ना मतलब परेशान करना, तंग करना, ये सब काम बच्चों ने करना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात, बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। बच्चे परेशान कर रहे थे उसे, लेकिन बदले में वह बच्चों को कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्योंकि अगर वह पागल होता तो क्या करता? वो पत्थर लेकर दौड़ाता, किसी बच्चे को मार देता, गालियां देता, डराता, वगैरह वगैरह। लेकिन उस आदमी ने किसी को कुछ नहीं कहा, कुत्तों को कुछ नहीं बोला, बच्चों को कुछ नहीं बोला। लेकिन पूरी दोपहर वो बच्चे उसे छेड़ते रहे, परेशान करते रहे। मेहुल, व्हाट इज दिस? दूर दराज मतलब दूर तक फैला हुआ, काफी दूर था गांव। बेतहाशा मतलब बड़ी तेजी से। मीनिंग प्लीज लिखते जाइए, नहीं तो अभी आपको पाठ समझ में आएगा, बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो शब्द आपके लिए फिर बाउंसर हो जाएंगे। तंग करना, परेशान करना। संयोग से, किस्मत से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। उस गांव के लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने देखा कि जब कुत्ते भौंक रहे थे और बच्चे परेशान कर रहे थे, उसी समय किसी गांव के अच्छे आदमी ने देख लिया कि ये गांव के बच्चे किसी को परेशान कर रहे हैं। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया, भला आदमी मतलब उस गांव का एक अच्छा आदमी, उस आदमी के जो खोया हुआ था उसके पास गए, उसके करीब गए, करीब मतलब पास गया, तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद, खोएपन के बावजूद मतलब वो अपने में खोया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी उसमें गरिमा के चिन्ह थे। गरिमा मतलब गर्व। उसके चेहरे पर एक प्राउड था, एक गर्व की भावना थी। उस भले आदमी ने सोचा, यह आदमी पागल नहीं हो सकता। जिसके चेहरे पर एक गर्व की भावना हो वो आदमी पागल नहीं हो सकता। उसने ऐसा सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा। वो गांव का अच्छा आदमी गया, उसके पास बैठा और प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका।
वो खोया हुआ आदमी कोई जवाब नहीं दिया, वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूं, शायद मैं भटक गया हूं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया, फैसला किया, क्या कि वे सब मतलब उस गांव के सभी लोग उसे मतलब उस खोए हुए आदमी को एक नया नाम देंगे, एक नई पहचान देंगे और उसे क्या कहकर बुलाएंगे? खोया हुआ आदमी, ये कहकर उसे बुलाएंगे। तो गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। कहानी आगे बढ़ी। खोएपन के भाव मतलब भूलने का स्वभाव। कुछ लोगों को आदत होती है कि कंधे पे टॉवल रखकर बताया मैंने, चिथड़ों का मतलब फटे कपड़े, फटे पुराने कपड़े। अच्छा ठीक है, मैं मीनिंग बता के थोड़ा रुकूंगा, ठीक है। संयोग से मतलब किस्मत से। हाँ हाँ जितेंद्र, मैं रुकूंगा अभी, ठीक है। आगंतुक मतलब आए हुए व्यक्ति, अचानक आया हुआ व्यक्ति या आया हुआ व्यक्ति या मेहमान आगंतुक होता है, ठीक है। खोएपन के भाव मतलब भूलने का स्वभाव। अगला शब्द देखिए, गरिमा मतलब गौरव, ठीक है। आगंतुक मतलब अचानक आने वाला या अचानक आया हुआ व्यक्ति, या मेहमान भी कर सकते हैं, जो मेहमान आ गया, जो अतिथि आया अचानक बिना बताए हुए। शिवानी, एक कहानी है, इसके मॉरल पे ध्यान दो। गांव वालों ने क्या किया उस पे ध्यान मत दो, ठीक है। गांव वालों ने अपना, गांव वालों को अच्छा लगा होगा, कुछ तो उसके अंदर खास बात लगी होगी, तभी तो एक्सेप्ट किया। आगे है बहुत सारी बातें, जस्ट आप स्टोरी में माइंड को न्यूट्रल करके सुनते जाओ, फिर आपको मजा आएगा कहानी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसको जो नहीं समझ में आता है चैट करना, मैं आपको बताते जाऊंगा। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति, स्मृति मतलब याददाश्त, मेमोरी, स्मृति का लोप हो चुका था, मतलब उसकी पूरी याददाश्त गायब हो चुकी थी। जहान शब्द कहां पे आया? अरे वेट ना बाबा, तुम लोग चैट करना पहले बंद करो। गौरव, मुझ अभी जस्ट रीड के मैंने एक्सप्लेन किए, नहीं तो एक्सप्लेन दिस लाइन। अरे वेट करो थोड़ा ना, बता रहा हूं। खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था, अब उसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि उसे गांव वालों ने अपना तो लिया, लेकिन उन्होंने क्या देखा उसके अंदर कि वो आदमी इतना ज्यादा खोया हुआ है अपने अंदर, अपने मन में ही, अपने आप में ही इतना खोया हुआ है कि ऐसा लगता है कि उसकी पूरी याददाश्त, पहले की जितनी मेमोरी है, सब लोप हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है या गायब हो चुकी है। उसके जहन में मतलब मन में से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। उसके जहन में, उसके विचार में, उसके मन में जो उसकी याद थी, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो कहां से आया है, ये सब वो भूल चुका था, सब खो चुका था। कहां से? उसकी स्मृति में से, उसके दिमाग में से। न उसे अपनी जाति पता थी, जाति मतलब कास्ट, न उसे अपनी पहचान पता थी, न अपना धर्म पता था, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। ये हर इंसान की कहानी है, हर इंसान के जीवन की, उसकी जिंदगी की कहानी है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी कोई जाति, उसकी कोई पहचान, उसका कोई नाम नहीं होता है। बाद में हम उसका नाम रखते हैं, बाद में उसको बताते हैं कि तुम इस धर्म के हो, तुम्हारी ये जाति है, वगैरह वगैरह। लेकिन पूरी जिंदगी में उस व्यक्ति की पहचान
कैसे होती है? उसकी अच्छाइयों से होती है, उसके गुणों से होती है। ये एक जहन का मतलब होता है दिमाग, मेमोरी, याददाश्त। 6 बार रिपीट किया मैंने सानिया, ठीक है? जहन मतलब याददाश्त, ठीक है? लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी थी, कुछ ऐसी खासियत थी जिसे लोग याद कर सकते थे, लेकिन उसे अपना नाम नहीं याद था, अपना पता नहीं याद था, उसको अपनी जाति नहीं याद थी, अपना धर्म नहीं याद था, कुछ भी ये सब चीजें याद नहीं थी, मतलब फालतू की चीजें कुछ याद नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयां ऐसी थी जो लोगों को याद रह जाती थी। अब उसके बारे में लेखक ने बताया, कहते हैं जो उसे अपना सा बना रहा था, मतलब उसकी अच्छाइयां लोगों से उसको जोड़ रही थी, लोगों के अंदर एक अपनेपन का भाव पैदा कर रही थी। क्लियर? लिहाजा लिहाजा मतलब इसके बदले में जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया मिलाने के लिए कि भाई हमारे गांव में एक नया मेहमान आया है और अभी हमारे पास रहेगा, जब लोगों से मिलवाने के लिए ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी गांव के सभी लोग एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है, यह आदमी खोया हुआ है लेकिन बेहद अपना सा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो सभी अच्छाइयां दिख रही हैं जो हमारे गांव में लोगों के अंदर हैं, तो कुछ तो कनेक्टिविटी लग रही है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। क्या डिसाइड किया? कि अब ये भी हमारे साथ हमारे गांव में रहेगा। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो तो भटक गया था, तो खो गया था, उसे भी तो एक अपनेपन का भाव चाहिए था, उसको भी तो एक सहारा चाहिए था, उसको भी तो रहने का ठिकाना चाहिए था, इसलिए वह उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। आइए देखते हैं इसमें कुछ और मीनिंग है। स्मृति मतलब याददाश्त, लिख लीजिए। लिहाजा मतलब बदले में, गांव वालों ने जो किया या गांव जो उसने अच्छाई बताई उसके बदले में गांव वालों ने उसके साथ क्या किया, बदले में। लिहाजा लोप मतलब अभाव या लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। एक वर्ड देखने में कितना टाइम लगता है गौरव? लोप मतलब अभाव, 2 मिनट। ओके ठीक है। जहन मतलब मस्तिष्क या दिमाग, मन या याददाश्त भी बोलते हैं। अरे इट्स ओके गौरव, लिखो आप। जहन, मस्तिष्क, दिमाग, मन या याददाश्त, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा मस्तिष्क हो गया, आगे। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। अब जब वो गांव में रहने लगा, गांव के लोग उसे देखने लगे, तो लोगों के लिए एक अजीब सी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि आदमी कौन है, कैसा है, इसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो ये सब सोचकर जो है लोग उसको ज्यादा ऑब्जर्व करते थे, उसके ऊपर ज्यादा नजर रखते थे। तो लोग, गांव के लोगों ने क्या देखा कि खोए हुए आदमी की जो आवाज है ना, बहुत मधुर है, बहुत मीठी आवाज है, मतलब एकदम मस्त गाता है। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के गीत गाता था, पुराने गीत गाता था। उस गांव की गाय, भैंस उसके गीत की स्वर, स्वर मतलब आवाज, स्वर लहरियां मतलब आवाज से
मंत्रमुग्ध होकर, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना मतलब खो जाना, मंत्रमुग्ध होना, खो जाना, मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती थी। अब देखो ये 3 लाइन में लेखक ने कितनी अच्छी विशेषता बताई कि वो आदमी जब उस गांव में रहने लगा तो लोगों ने देखा कि इसकी आवाज बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी आवाज है। और कभी कभी तो जब ये पुराने गीत गाता तो लोगों का मन झूम जाता। और उस गांव में इंसान तो छोड़ो, इंसान की तो बात दूर की, जो जानवर है ना, गाय है, भैंस है, जो दूध देती हैं, वो उसकी आवाज को सुनकर, उसके गीत को सुनकर झूमने लगती और खुशी में ज्यादा दूध देने लगती। ऐसा होने लगा। और क्या हुआ, गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। मतलब उसके बातों में, उसकी आवाज में इतना जादू था कि बच्चे उसकी आवाज सुनकर ही उसकी तरफ खींचे आते, जैसे लगता कि बस उसकी आवाज ने उन सबको हिप्नोटाइज कर दिया हो। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था, मतलब पुराने समय की, बुढ़े लोग अपने आप अपनी जवानी याद करने लगते कि उनकी जवानी के जो गीत थे आज सुनकर वो फिर से जैसे हरे भरे हो जाते थे। तो गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके, मतलब उस खोए हुए आदमी के गीत उनकी युवावस्था मीन्स जवानी के सुंदर अतीत की याद दिलाते। मतलब अतीत मतलब बीते हुए कल की, पास्ट की। अतीत मतलब पास्ट होता है, भूत। तो सुंदर अतीत मतलब पुरानी बेहतरीन यादों को वो याद करने लगते कि हमारा भी क्या वक्त था, और ये गाना ये तो हमारे जमाने का है। सुन के तो दिल खुश हो गया, ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में जवानी फिर से लौट आई है। ये चीज महसूस करने लगते कौन, गांव के बुजुर्ग। यहां तक समझा सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? टेल मी, किसी कुछ पूछना है? मीनिंग है यहाँ पे? नहीं है कुछ? ठीक है, चलो। तो गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया है, वहां मतलब उनके गांव में आया है, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे हैं। गांव में पहले फूल तो खिलते थे, वहां पे प्रीत वहां पे मेंशन किया ना कि वो क्या भूल गया था, अपना नाम भूल गया था, अपना पता भूल गया था, अपनी जाति भूल गया था, अपना धर्म भूल गया था। लेकिन मैंने बताया कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयां ऐसी थी जो गांव वालों को अपनेपन का भाव व्यक्त कराती थी। इसके कारण लोग जुड़े और लोग उसको अपने गांव में रखे। अब गांव में रखे तो उसके जो गुण हैं, मैंने आपको बताया कि आदमी जन्म से अपनी पहचान नाम से भले बनाता है, लेकिन उसका नाम उसके जिंदगी की पहचान नहीं होती, उसकी अच्छाई होती है, उसकी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पूरे पाठ में आपको यही बताया गया कि इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि उसके नाम से, उसकी जाति से, उसके धर्म से। यही पाठ में बताया गया है। ठीक है प्रीत, समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डाउट आए तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। कैसे भाई? कैसे? फूल तो फूल होते हैं ना, फूल तो अच्छे ही लगते हैं, और सुंदर कैसे लगने लगे? क्योंकि लोगों के विचार उस आदमी के साथ में आकर बदलने लगे थे और अच्छा हो गया। गांव की तितलियां, तितली समझते ना, बटरफ्लाई जो फूलों के ऊपर बैठती हैं, उनके बारे में लेखक ने कहा कि गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी, ज्यादा आकर्षक लगने लगी थी, ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी थी। मोहक मतलब आकर्षक। गांव के जुगनू, फायरफ्लाई जो होते हैं ना, जुगनू, तो जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। क्योंकि गांव में ज्यादा करके बिजली नहीं होती है, तो रात के अंधेरे में जब फायरफ्लाई दिखाई देते हैं ना, तो उनकी चमक बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया कि उनकी रोशनी जैसे और बढ़ गई थी गांव में उस खोए हुए आदमी के आने पर। उस गांव के फूल और ज्यादा सुंदर लगने लगे थे उस खोए हुए आदमी के गांव में आने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर
क्रेडिट सब इनडायरेक्टली उसे ही दे रहे हैं, खोए हुए आदमी को। हाँ, वैसे ही कुछ लग रहा है विजय। ठीक है, तो गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि उनको मनोरंजन का एक साधन मिल गया था, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। सम्मोहित करना मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। गांव के कुत्ते जो उस गांव में आते ही उस खोए हुए आदमी का स्वागत भौंक कर काटने के लिए किए, अब गांव के कुत्ते उसके सगे हो गए थे। ऐसा लगता है कि उस बचपन से उसके रिश्तेदार हों, उसके आसपास ही रहते थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों, मतलब उसे सम्मान दे रहे हों, उसकी सुरक्षा कर रहे हों। चारों तरफ ऐसे घेर कर चलते थे उसे। ठीक है, हाँ, अभी प्रीत सही समझा आपने। ठीक है, लेकिन इसमें जो मॉरल है वो बहुत हमें सिखाने वाला है। तो प्लीज खाली स्टोरी को सुनो और पूरा एंड तक जो है उसे एंजॉय करो। मीनिंग जहां नहीं समझे, जो अर्थ नहीं समझे, वो क्लियर करो बस। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द हैं, नहीं है। किसी को कुछ पूछना है आप इस 4-5 लाइन में? युवावस्था मतलब जवानी में। स्मृति, ठीक है। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को, उन्हीं दिनों जिस दिन वो सम्मोहित का मतलब हिप्नोटाइज कर देना, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, जैसे एक जादू कर देना। ठीक है, तो उन्हीं दिनों जिस दिन वो अतीत, अतीत मतलब पास्ट, बीता हुआ समय, नहीं काला जादू नहीं, काला जादू नहीं। सम्मोहित कर देना मतलब अपनी अच्छाइयों का जादू कर देना, अपनी अच्छाइयों का जादू, काला जादू नहीं। जादू और काला जादू में बहुत फर्क होता है। हाँ, अट्रैक्ट करना, हाँ, वश में कर देना, यह सही है। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया। जिस समय खोया हुआ आदमी गांव में आया हुआ था, उससे गांव के कुत्ते बहुत आकर्षित थे, बच्चे बहुत आकर्षित थे, जो बुजुर्ग थे वो भी बहुत आकर्षित थे। उस गांव का वातावरण उसके आने से बदल गया था। गाय भैंस ज्यादा दूध देने लगी थी और फूल ज्यादा सुंदर लगने लगे थे, और जो तितलियां थी, बटरफ्लाई, वो और ज्यादा मोहक लगने लगी थी। इन सब के कारण उसी समय की बात है कि उस गांव में एक बूढ़ी औरत थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। उसको एक दिन रात को सपना आया। क्या सपना आया? कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था। दरअसल मतलब एक्चुअली, एक्चुअली उसका बेटा था, ऐसा उसको सपना आया कि खोया हुआ आदमी तो मेरा बेटा है, जो बचपन में कहीं खो गया था। ऐसा उसको सपना आया। वह एक गरीब स्त्री थी, एक गरीब औरत थी, जो घास को काट कर, उपले थाप कर, उपले का मतलब होता है गाय के गोबर या गाय भैंस के गोबर को ऐसा उसको फैलाकर दीवारों पे चिपका देते हैं ना, उसको उपला बोलते हैं, उपला या कंडा बोलते हैं। तो उपले थाप कर मतलब पीट कर, पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी, अपनी जिंदगी बिताती थी। ठंडक, कहाँ है ठंडक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग उल्टा सोच रहे हो। ठीक है, पहले टॉपिक पे ध्यान दो। स्टोरी का कुछ अलग मतलब मत निकालो, अभी से मत निकालो विजय। कुछ भी स्टोरी का मॉरल मत निकालो। बोल रहा हूं पहले एंड तक सिर्फ सुनो। उपले थापना मतलब गाय भैंस के गोबर को पीट कर पतला करके दीवार पे ऐसे चिपका देते हैं तो जल्दी सूख जाता है, और वो जो सूखा हुआ गोबर होता है उसी को उपला बोलते हैं। ठीक है, वो एक गरीब स्त्री थी, एक गरीब औरत थी, जो घास काटकर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। जब एक दिन वो मिला तो उसने सपने के बारे में बताया उससे, और कहा
खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी मां मान लिया। उसे खुश करने के लिए, उसे खुशियां देने के लिए मान लिया कि ठीक है, अगर तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा बचपन में बिछड़ा हुआ बेटा हूं, कुंभ के मेले में खो गया था, तो ठीक है, मैं ही हूं और मैं तुम्हें अपनी मां मान लेता हूं। खोए हुए आदमी ने अपनी मां की इतनी सेवा की, इतनी ज्यादा सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया, उसकी पूरी गरीबी दूर हो गई, क्योंकि अब बुढ़ापे में जब उसे एक सहारे की जरूरत थी, एक मदद की जरूरत थी, तो उसे ऐसा लगा कि उसका बेटा लौट आया है और उसकी खूब सेवा कर रहा है। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। पहले तो लोग उसकी आवाज से ही प्रभावित थे, लेकिन उसके अंदर और कई बहुत सारी खूबियां थी, अच्छाइयां थी, जिसके बारे में गांव के लोगों को पता नहीं था। अब पता लगने लगा, क्योंकि जब कहते हैं ना कि पहले तो एक हिंदी में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब किसी के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा सुनो, जैसे हम मीडिया में लोगों के बारे में सुनते हैं अच्छा अच्छा, और हम मान लेते हैं कि वो अच्छा है, बाद में पता चलता है वो तो बहुत बेकार आदमी था। ठीक ऐसे ही पहले तो खोए हुए आदमी के बारे में लोगों ने सुना कि भाई ये तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब उनके साथ थोड़े लंबे वक्त तक रहे तो अब उसकी और बहुत सारी अच्छाइयां पता चलने लगी। कैसे थे उनके विचार, अब पता चल रहा है। देखो कैसे थे। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। लोगों ने देखा कि जैसे ये पशु पक्षी जो हैं, जो जानवर हैं और जो चिड़िया हैं, उनसे जैसे उनकी भाषा में, उनकी जुबान में बात करता है। ये एक खासियत पता चली लोगों को। ध्यान देना, मैं एक एक खूबी इसलिए बता रहा हूं, इससे आपको लिखना आसान होएगा। प्रतीत होना मतलब जान पड़ना। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। उसे इस तरह से बातें करता देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता है। वह आंधी, तूफान, चक्रवात, चक्रवात मतलब साइक्लोन आने, या ओले पड़ने मतलब बर्फ पड़ने, या टिड्डियों के हमले, जैसे देखो अभी राजस्थान में हुआ था टिड्डियों के हमले, प्रीत पता है ना। तो टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। ये क्या है? ये भयानक समस्या के संकेत हैं। तेज आंधी आना, बहुत तेज तूफान आना, चक्रवात आना, ठीक है, या क्या बोलते हैं, बर्फ पड़ना, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं तो उसको बोलते हैं ओले पड़ना। और या टिड्डियों का आक्रमण होना, जहां पर फसल पूरे चट कर जाती हैं कुछ ही देर में। ठीक है, हाँ, हिलस्टोन, राइट, हिलस्टोन मतलब ओले पड़ना। तो गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। आगाह करने में मतलब सचेत करना, अलर्ट करना। अब दो खूबी यहां पे बताई, ठीक है। वेट वेट वेट, मैसेज करना बंद करो, सुनो पहले। दो खूबियां क्या बताई कि वो ऐसे लगता कि जैसे पक्षियों से उनकी भाषा में बात करता है, एक खूबी। दूसरी खूबी कि गांव में कोई समस्या आने वाली हो, तेज आंधी आने वाली हो, तूफान आने वाला हो, चक्रवात आने वाला हो, ओले पड़ने वाले हो, टिड्डियों का हमला होने वाला हो, इन सबको आने के पहले ही वो गांव वालों को बता देता, सावधान हो जाओ, गांव में समस्या आने वाली है, ऐसे ऐसे। उसकी भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर के बारे में बताई हुई बात के कारण गांव वाले मुसीबतों से, तकलीफों से, संकटों से बच जाते हैं। मतलब उसकी इन अच्छाइयों की वजह से अब गांव वालों की बहुत बड़ी सुरक्षा हो रही थी। भाई अगर कोई समस्या आने वाली है गांव में, कोई पहले बता दे तो हम सावधान हो जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे, किसी की जान माल की क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। अब यही हो रहा था, क्योंकि वह खोया हुआ आदमी गांव वालों की कुछ बेहतरीन और लोगों से हटकर जो अच्छाइयां हैं उनसे लोगों की मदद करने लगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? टिड्डी मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रास,
इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है टिड्डी के लिए, प्रीत, आई डोंट नो। हाँ, ग्रास हॉपर, ठीक है, उसको टिड्डी बोलते हैं हिंदी में। और वो जब फसलों के ऊपर बैठते हैं तो जितनी भी पत्तियां होती है ना सब खा जाते हैं, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। टिड्डी समझा सबको? बाकी इसमें कोई भी? आगाह करना मतलब सचेत करना, अलर्ट करना, पहले से ही सावधान कर देना, ठीक है। अथर्व समझा? चक्रवात मतलब साइक्लोन। मैं इंग्लिश वर्ड भी बताता हूं, अगर आपको हिंदी में ही कोई वर्ड मिलता है तो आप उसका इंग्लिश वर्ड भी आप सर्च कर सकते हो। चक्रवात मतलब साइक्लोन होता है, ठीक है। वार्न, वार्न मतलब सचेत, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात मतलब बवंडर हिंदी शब्द है। आंधी मतलब तेज हवा। ओके ठीक है प्रीत, तो हो सकता है कि यही हो, देख लेना। चक्रवात बवंडर, टिड्डियों मतलब फसल को हानि पहुंचाने वाला कीड़ा, लिख लो। अच्छा, ग्रॉस ऊपर नहीं होता है, लोकस्टस होता है, ओके ठीक है। अब इंग्लिश का आप लोग ज्यादा जानते हो भाई मेरे से, ठीक है। यहां तक लिखा। आगाह मतलब सावधान करना, सचेत करना, पहले से ही सावधान कर देना, ठीक है। अब इस तरफ ध्यान दो। ओले का मतलब अभी बताया था, ओले का मतलब हिल स्टोन, हिल स्टोन, हाँ तान्या, तनय, ठीक है। तो जब एक बार, अब यहां पे ध्यान दो, टॉपिक पे ध्यान दो, चैटिंग बंद करो। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर, आसमान की तरफ ऊपर देखकर, न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार मतलब तेज बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। तृप्त मतलब संतुष्ट हो जाना, मतलब जो जमीन सूख गई थी वो जमीन पानी पाने से एकदम भर गई, पानी से तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद बारिश हुई थी, सूखा पड़ गया था, लेकिन जब बारिश हुई तो लोगों को बहुत आनंद आया। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। चहेता हो जाना मतलब सबका फेवरेट हो गया, सब उसको चाहने लगे। चहेता होना मतलब जिसको लोग चाहें। यहां तक समझा सबको? यहां पे किसी को कोई डाउट है? जोरदार बारिश, हाँ ठीक। आगे सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। दलित मतलब नीची जाति के लोगों के थे, और कुछ मुसलमानों के थे। कहानी में देखो अब एक नया बदलाव आ रहा है सेकेंड मॉड्यूल से, ध्यान देना। गांव के किनारे, गांव बड़ा है तो गांव के किनारे मतलब बॉर्डर पे कुछ दलितों के घर थे, नीची जाति के लोगों के थे, और कुछ मुसलमानों के घर थे। तो गांव की कुछ जाति के लोग उनसे, कुछ जाति मतलब ऊंची जाति के लोग, यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं बताया है कि पहले जो जाति जाति का जो एक नफरत की भावना या लड़ाई चलती थी या मनमुटाव चलता था, उसको न बताकर इनडायरेक्टली लेखक ने कहा कि कुछ जाति के लोग मतलब ऊंची जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। क्यों अलग रहते थे? क्योंकि छुआछूत के कारण, मतलब उनको अनटचेबल मानते थे, या फिर गंदगी के कारण, या जो भी समस्या रही हो। तो खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जाति कोई मायने नहीं रखती थी। उसने सबसे दोस्ती की।
वह दैनिक कामों में, वह मतलब खोया हुआ आदमी, दैनिक कामों में मतलब रोज के कामों में उनकी मतलब उन दलितों की और मुसलमानों की मदद कर देता। उनके कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझाता कि भाई देखो, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, अपने फर्ज समझना चाहिए कि इंसान इंसान होता है, न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। ठीक है, तो मुसलमानों से भी मित्रता कर ली, वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों, उनके हक के बारे में बताता। और जब धीरे धीरे लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चल गया, तब क्या हुआ, देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक के लिए, अपने अधिकार की मांग करने लगे। सब आ गए रास्ते पे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारे अधिकार क्या हैं। इंसान को अगर अपने राइट्स, अपने अधिकार पता हो, तो उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता है, उसको कोई दबा नहीं सकता है, उसके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार नहीं कर सकता है। और उस खोए हुए आदमी ने उनके अंदर वही भावना जगाई कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी ऐसे सम्मान के साथ जीने का हक है, इस बात का एहसास दिलाया। ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे, तो यहां तक टिक मार्क करके रखना। हाँ सब लोग। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो उनको उन बुजुर्ग लोगों को उस खोए हुए आदमी ने समझाया कि दादा, बाबूजी, बड़े पिताजी, देखिए ये जात पात कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ नहीं होता है, इंसान का इंसान से रिश्ता होता है, क्योंकि मानव मानव से मानवता के कारण जुड़ा है, न कि किसी जाति धर्म के कारण जुड़ा है। इस बात का एहसास ऊंची जाति के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी उस खोए हुए आदमी ने कराया। उसका नतीजा क्या निकला, धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। तो जो दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा था, वो समाप्त हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छी सीख तो ये दिया कि अगर इंसान समझदार हो, तो समझदारी से, बुद्धिमानी से हर एक बुराई को समाप्त किया जा सकता है। उसके लिए दंगा फसाद या किसी को मारना, कत्ल करना कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। अब लोगों के बीच में अब जात पात का जो नफरत थी वो समाप्त हो गई। अब आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड, मतलब अब लोग एक दूसरे को मानने लगे, प्यार करने लगे, सम्मान देने लगे। वो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, सब मिलजुल कर ईद और होली, दिवाली मनाने लगे। अब सब धर्म, कहते हैं ना कि आप कोई फेस्टिवल हो, अगर मिलकर मना रहे हो तो खुशियां 10 गुनी बढ़ जाती हैं। अकेले ही मना रहे हो तो वो खुशी किसी काम की नहीं रहती है ना। तो खुशियों में अपनों के शामिल होने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मतलब होता है जाति धर्म का भेदभाव। लिख लो, सांप्रदायिकता मतलब जाति धर्म का भेदभाव। और जातिवाद, ऊंची जाति नीची जाति का जो एक अलगाव है, वो दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे, सभी प्रकार के जितने भी झगड़े टंटे हैं वो सब समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता, कोई झगड़ा होता भी, तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते, तब मिलकर बात करते। ऐसा नफरत नहीं कि अरे ये ऐसा ऊंची जाति का होकर मुझे कैसे बोल दिया, ये नीची जाति का होकर मुझे कैसे बोल दिया, इसको तो मैं देख लूंगा, रात को मर्डर कर दूं, ऐसी बातें नहीं। अगर कुछ झगड़ा हुआ भी, कोई वाद विवाद हुआ भी, तो सामने बैठ जाते, भाई क्या बात है, किस बात की तकलीफ है, आओ हम मिलजुल कर समझ लेते हैं। इस तरह से वो बात को निपटा देते, मतलब समाप्त कर देते थे, मैटर क्लोज कर देते थे। अब ये जो सूझबूझ आई लोगों के गांव में, ये जो समझदारी आई, ये मेरे ख्याल से उस खोए हुए आदमी के कारण ही आई।
अगर वो आदमी आज होता तो हाँ, ये आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, स्टोरी के। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज यहाँ तक टिक मार्क कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे हिंट देना कि यहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो ठीक है। शुभ रात्रि। आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब